अस्सलाम वालेकुम। शाराए दसूं से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। और आज हम बात करेंगे दो तीन मौज़ूआत हैं। एक तो वो नैब तरमीम का केस है, माशाल्लाह से 11 महीने हो गए उसको चलते हुए। उसके अंदर क्या हुआ, आज क्यों कलरफुल समात थी, तो कलरफुल भी बात हुई, कलरेबल का लफ्ज़ भी आया। वो क्या थी वो इस पर नासिर साहब से पूछेंगे। और जो तीसरी जो बातें हैं, एक ये है कि वो इलेक्शन आज खुद नोटिस, जिस पर 4-3 की एक कंट्रोवर्सी है कि 4 जज साहिबान ने आज खुद नोटिस मुस्तरद कर दिया और 3 जज साहिबान जो हैं वो उन्होंने उसके ऊपर ऑर्डर दिया। अब उसका एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो क्यों नहीं आ रहा, वो सर्टिफाइड कॉपी क्यों नहीं आ रही है, इसके पीछे क्या हो रहा है। और तीसरा जो मौजू है वो ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फिर एक मरतबा इजलास बुला लिया गया है और सिंध हाई कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट होगी कि 9 के करीब नाम जो हैं वो सामने आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और नासिर साहब से ये पूछते हैं कि नासिर साहब, आज क्या हुआ नैब तरमीम के केस में, जिसमें इमरान खान साहब ने नैब तरमीम चैलेंज कर रखी हैं और वफाक के वकील मखदूम अली ख़ान के दलाइल जो हैं वो जारी हैं। तो आज मखदूम साहब ने जो नैब तरमीम है उनको रंग लगा के मुख्तलिफ कलर्स करके कि पहले नैब ऑर्डिनेंस क्या था, उसमें क्या तरमीम की गई, वो पेश किया। शुक्रिया क़य्यूम साहब। बेसिकली आज तो मखदूम अली ख़ान साहब ने जो आर्गूमेंट शुरू किए, तो उन्होंने कहा कि मैं अंडर इंस्ट्रक्शंस हूँ आपको बताने के लिए कि प्रेसिडेंट साहब को मज़ीद एक अमेंडेड भेज दिया है। नैब में मज़ीद अमेंडमेंट्स आ रही हैं और वो प्रेसिडेंट साहब के पास मौजूद है, अभी उन्होंने साइन नहीं किया। और उसमें अमेंडमेंट्स में बेसिकली बहुत सारी ऑब्जर्वेशन जो ड्यूरिंग दिस हियरिंग चीफ जस्टिस साहब ने और भी जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने भी किया था। मेन मकसद उसका ये था कि नैब लॉ साइलेंट है कि जो केसेस 50 मिलियन से मतलब 50 करोड़ से नीचे 500 मिलियन बेसिकली, उसका क्या बनेगा। वो खामोश था कि उसका क्या बनेगा, क्योंकि ये कहा तो जा रहा था कि वो रेलेवेंट फोरम को पास चला जाएगा, लेकिन नैब लॉ में नहीं लिखा था। एक तो वो उन्होंने अमेंडमेंट कर दी है। अच्छा, अब नई तरमीम के तहत अब ये जो है वो ख़त्म नहीं होंगे जब तक ये किसी और अदालत के अंदर जाके उसके ऊपर फैसला नहीं आ जाता, और वो ख़त्म करने का भी इख्तियार अदालत के पास होगा, चेयरमैन नैब के पास नहीं। चेयरमैन नैब के पास नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास है। वो जो भी केस जो समझेगी ना कि ये मेरे ज़ुमरे में नहीं आती, यानी उनके टेरिटरी में या उनकी जुरिसडिक्शन में नहीं आती, तो वो ख़ुद उसको भेज देगी रेलेवेंट एजेंसी, ये रेलेवेंट ट्रिब्यूनल, रेलेवेंट कोर्ट जो भी बनता है वो उसको। एक तो ये मेन है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये तो दिस इज़ अ गुड अमेंडमेंट, और ये इसने उस मेजर कंसर्न ऑफ द कोर्ट को एड्रेस कर दिया जिसके बारे में हम बार बार कह रहे थे। इमरान खान साहब ने नैब तरमीम जो थी, अमेंडमेंट की थी, जो उन्होंने 5 ऑर्डिनेंसेस लेके आए थे, उसके अंदर ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए उन्होंने तरमीम की, उसके बारे में क्या कहा था। देखिए, उन्होंने बेसिकली ये कहा कि इमरान खान साहब ने जो फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आए वो ऑलमोस्ट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। उसमें आपको ये भी याद होगा कि इवन एक मशहूर शख्सियत जो इमरान नवाज शरीफ की तरफ इशारा था कि को उन्होंने क्लास C भी ख़त्म कर दी, कि उन्हें जेल में क्लास C भी नहीं मिलेगी। तो और आसिफ खोसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने वो केड़ा केस सीगा मेडिकल ग्राउंड पे, हाँ, तलत इसाक केस, उसमें जो है वो मेडिकल ग्राउंड पे बेल भी रिजेक्ट कर दी थी, वो इतनी मुश्किल कर दी थी। एनीवेज आगे चल। उन्होंने फिर हनीफ अब्बासी साहब का भी केस कहा, और उन्होंने कहा कि हनीफ अब्बासी का केस ना कहा करें, लोगों को समझ नहीं आती नासिर साहब। इमरान खान की जो इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने वाला केस, एक वो केस है। दूसरा रात को साकिब निसार साहब फिर कहते हैं मैंने क्या किया, रात को 12 बजे जी इलेक्शन हो रहे हैं और कह रहे हैं हनीफ अब्बासी का फैसला होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रही है ट्रायल। हाँ, अब ये भी तारीख कैसा है, और रात 12 बजे हम टीवी लगा के बैठे थे कि जी साकिब निसार साहब ने जजमेंट कहा हुआ है, अभी फैसला होना है, और फिर उम्र कैद हुई थी मेरा ख्याल है। हाँ, और फिर कहते हैं जी हमने तो कोई जुडिशल ओवर रीच और कुछ भी नहीं किया। और छोटा जी, वो तो उस जमाने में तो रात 12 बजे भी सुमोटो लिया जाता था। नहीं, फिर क्या हुआ, आगे चलेंगे। इमरान खान की हनीफ अब्बासी, बिल्कुल वो हनीफ अब्बासी, इमरान खान को सादिक अमीन करार देने के फैसले का जिक्र किया मखदूम अली खान साहब ने, तो फिर क्या हुआ उस पर। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो एमनेस्टी स्कीम की को हमने प्रोटेक्ट किया है, और
और उसको अंदर टैक्सेशन वाले ज़ुमरे में डाला, क्योंकि टैक्सेशन के जो मामलात हैं वो नैब कोर्ट को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट इंडिविजुअल है। अगर आपने टैक्स कम दिया है या कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है हाँ, तो उसका इसमें- पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है वो टैक्स एक- करेक्शन एक का। पैरेलल एक सिस्टम चल रहा है। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखें वो तो एक प्राइवेट वो बेसिकली एमनेस्टी स्कीम नहीं थी, उसमें बेसिकली तो ये था कि वो प्राइवेट इंडिविजुअल था और पब्लिक होल्डर नहीं था। और मतलब वो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के ने जो न्याजी सर्विसेज बनाई थी, ऑफशोर कंपनी जो सी थी, उसके बाद उन्होंने एक फ्लैट ख़रीदा था और उस फ्लैट को जो है एमनेस्टी के उन्होंने एमनेस्टी स्कीम में मुशर्रफ साहब की 2002 में तहफ़्फ़ुज़ फराम किया, डिक्लेयर किया, मतलब हाँ, ठीक है ना। उसमें अच्छा हाँ, उन्होंने- अब बताएं उससे ना, हुण समझाओ ना, जी समझाओ। पब्लिक ऑफिस होल्डर। पब्लिक ऑफिस होल्डर। अच्छा, ये उन्होंने उसको एमनेस्टी स्कीम हमने उसके बाद डाली है कि अब एमनेस्टी स्कीम्स को भी प्रोटेक्शन दे दी है, अब वो नैब की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। कि कलर वाली बात कैसे आई, हुआ ये कि उन्होंने एक आज चार्ट, आपको याद है कि मखदूम साहब हर दफ़ा एक नया चार्ट पेश कर देते हैं जिसमें अमेंडमेंट्स के हवाले से होती हैं। आज भी उन्होंने एक चार्ट पेश किया जिसमें जो पुरानी अमेंडमेंट्स थी उसका अलग था, उसको कलर्स में डिवाइड किया हुआ था। उसके बाद जो अमेंडमेंट आई उसको डिफरेंट कलर्स में, जो इस गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की वो डिफरेंट कलर में, क्या चीज़ निकाली क्या चीज़ डाली, वो सारा कुछ डिफरेंट कलर्स में था। तो इस पे उठते उठते आखिर में वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा था कि आज आपने बड़ी कलर्स लगा के जो अमेंडमेंट्स को हाईलाइट किया, उससे हमें बड़ी मदद मिली। बड़ी मदद। तो इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हंसते हुए कहा था कि इट में लीड टू अ कलरफुल जजमेंट। तो इस पे मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि कलरफुल जजमेंट इज़ बेटर देन कलरेबल जजमेंट। आपको याद है कलरेबल जजमेंट की एक बैकग्राउंड है। कलरेबल की आप बता दीजिए क्या, अब आप मुजाहिर नकवी साहब का नाम ना लीजिए। अच्छा, मैं नाम आपने ले तो दिया है। असल में आसिफ सईद जब खोसा साहब ने एक जजमेंट लिखी थी, जब वो जज थे, नॉट चीफ जस्टिस, उन्होंने एक जजमेंट लिखी थी और उस पर इनके कंडक्ट को क्वेश्चन किया था और उसको उन्होंने कहा था कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो ये उस रेफरेंस में उन्होंने जिक्र किया। उसमें बेंच के अरकान जो हैं वो खूब हंसे, है ना। जाहिर है ये बेसिकली मकसद शायद ये था कि रेफरेंसेस या कंप्लेंट्स आई हुई हैं। अच्छा, ये वो याद नहीं है पिछली दफ़ा अटर्नी जनरल जब वो कस्टम्स वाला केस था, उसके अंदर वो जो तो एडिशनल अटर्नी जनरल का जी जो सोने और चांदी के ट्रक भी होते हैं सामने, वो जाहिर नकवी साहब। चले एनीवेज। अच्छा हसनान साहब, ये सर्टिफाइड कॉपी क्यों नहीं आ रही? ये 4-3 का मसला हल हो, ये आज खुद नोटिस जो है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है, ये सर्टिफाइड कॉपी क्यों नहीं आ रही? और मुझे तो लगता है आएगी भी नहीं। लग तो ऐसे ही रहा है यूम साहब, अभी तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी नहीं आ रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया ना, क्योंकि और उसके साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने और सिंध खैबर पख्तून पेशावर हाई कोर्ट ने भी उसकी बुनियाद पे अपने केसेस डिस्पोज ऑफ कर दिए। लेकिन यहाँ जो जुडिशल पॉलिटिक्स कहें या जो भी, तो अभी तक जो है सर्टिफाइड कापियाँ नहीं आ रही। और उसमें मुझे लग रहा है ये हुकूमत का 4-3 का नहीं है मामला, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बहस है कि हम 4 हैं, हम 2 नहीं हैं। तो वो ये मामला अब कोई रिव्यू करता तो फिर पता चलता कि भाई ये 4 हैं या 3 हैं, क्योंकि फिर मामला लगता रिव्यू में उतने ही जज होते। लेकिन आपको पता है कि एक बड़ा एज होता है चीफ जस्टिस को, हर चीफ जस्टिस को पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो हर चीज़ उसके गिर्द घूमती है और जो चीफ जस्टिस का जो वर्ड होता है वो फाइनल होता है। तो वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो फाइनल जो ऑर्डर 5-3-2 वाला जो था या जो भी, वो तो भेज दिया था इलेक्शन कमीशन को या जो भी। तो नीचे भी जो लोग हैं वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में भी यही हुआ था कि जजमेंट लिख के दे दी गई थी, रिलीज नहीं हो रही थी, याद है आपको? नहीं, वो फिर AQS लाइव में हमने कहा था कि जस्टिस मकबूल बाकर जजमेंट लिख के दे चुके हैं और जो डाइसेंटिंग नोट्स लिखने थे जिन्होंने, वो नहीं लिखे जा रहे थे। उसमें तो इनका रोल फिर वो अलहदा से जारी हुई, फिर वो अलहदा से जारी हुई। हाँ, वो तो रिव्यू ढूंढ के फिर निकाला ना कि भाई ये देखें जैसे काजी फाइसा को पता था और वो डॉक्यूमेंट, हालांकि उसका कोई जिक्र नहीं, आर्गूमेंट नहीं, तो कहीं कुछ नहीं था। वो आया और फिर आप कहते वो हैं भी अपनी नौयत का एक अहम रिव्यू है जिसमें 80 पेज का रिव्यू लिखा है जनाब। अच्छा ना, नासिर और डिसमिस हुआ है और डिसमिस हुआ है उमर अता बंदयाल से। और फिर कहते हैं जी कि वो 1 साल से मामलात क्यों नहीं ठीक हो रहे। हाँ। अब अगर इतनी वो नंबर नहीं लग रहा, ठीक है, मे बी वहाँ भी अगर इसी तरह मामलात यार ये सब क्या है? ये जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट में नहीं आता कहीं से भी। मतलब हम नासिर साहब, नहीं मैं सिर्फ 24
24 फरवरी की ऐड समाज करना जो चाह रहा हूं नॉन ना, उसके जजों ने बाद- की थी उसके बाद आप उसका जवाब उसका सवाल ऑर्डर कर नहीं दीजिए। आया, हाँ। फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आ रहा, ये क्या है, ये क्या है, ये हेरा फेरी है, क्या है यार इसमें ये? एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ये मेरी अपनी थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी है। हाँ, ये मेरी थ्योरी है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो- आप न्यूटन है। हाँ, मैं Invent न्यूटन करें हूँ। अपनी हाँ, theory। बिल्कुल हाँ। मेरी अच्छा वो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि देखें वो 5 मेंबर बेंच ने ऑर्डर दे दिया, 3-2 कह लें, 4-3 कह लें, वो एक अलग मज़े की बात ये है कि अगर तो जो जजेस उस बेंच में नहीं थे उनके भी आ गए ऑर्डर डिटेल जजमेंट में, फिर तो ये मसला हो जाएगा 4-3 वाला। वो डिटेल जजमेंट लिखेंगे, वो लिख रहे हैं, दे आर उन्होंने अपने उस नोट के अंदर लिखा है नहीं उसको कि अलावा डिटेल भी लिख रीजनिंग, रहे हैं। मैं जैसे याया अफरीदी का जो नोट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसकी Party डिटेल reasoning रीजनिंग, to हाँ be regarded। हाँ तो डिटेल देखिए, रीजनिंग जो दूंगा। कंट्रोवर्सी आपकी बात कर रहे हैं उस मजीद उसमें निखार आएगा कह लें, या एक मजीद कंट्रोवर्सी ब्लूम करेगी, या कंट्रोवर्सी जनरेट होगी, क्योंकि उनके डिटेल ऑर्डर्स भी आएंगे। ये 3-2 तो आएगा ही, उसके अलावा जो 2 जजेस हैं उनके भी आएंगे, तो ये बड़ा तो इंटरेस्टिंग। उनको कहाँ रखेंगे आप? बस वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर ये डिबेट शुरू हो जाएगी क्या डिबेट शुरू होगी? कि ये 4-3 है, 3-2 है, मतलब उसमें मज़ा आएगा क्योंकि उसको वो एड्रेस करेंगे। तो फिर नासिर साहब एक इनवैलिड कोर्ट ऑर्डर के नीचे किए गए एक्ट्स जो हैं वो फिर कहाँ खड़े होंगे? मैं कह रहा हूँ ना, जो ऑर्डर्स आएंगे उसमें इसको कैटर किया जाएगा ना, उसमें फिर हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा, मेरा तो मतलब नहीं है। देखें ना, बात यह है कि 24 की जो हेयरिंग थी 9 जज साहिबान की, उसका ऑर्डर नहीं आया, उसमें ये लिखा होगा फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आया, एक महीने एक हफ्ते बाद हो गया। तो बाद में होते हैं। जी जी। अच्छा, गुड, वेरी गुड। ये तो ट्रांसपेरेंसी की बड़ी आला मिसाल है ना। अभी बहुत कुछ आएंगी। 7 मेंबर बेंच ने किया था ना, अभी 2 बहुत नवंबर 3। जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं, क्या मुराद है आपकी इससे? छोड़े, वो ठीक है, वो हो जाता है। नहीं, मैं बताऊं, देखें 3 नवंबर 2007 की आप बात करें ना, कि जो उस वक्त कोई जज मौजूद नहीं थे और उनके बाद में साइन किया। नासिर साहब, आई एम द आई विटनेस, मेरे पास वो फुटेज भी पड़ी मुझे है। मालूम है। 3 नवंबर 2007 की वो तमाम जज साहबान अंदर से निकलते हुए की नासिर मुल्क फुटेज साहब है। ने बार-बार नासिर मुल्क हेयरिंग के साहब दौरान ने क्लैरिफाई भी किया और था। नासिर साहब, लेकिन ये कंट्रोवर्सी जस्टिस राणा भगवान दास साहब वहाँ पे मौजूद, ये सारे वैसे कयूम साहब को यार वो सारी टी- फुटेज में टी हमारे रूम- जियो टीवी पे चलाई है अच्छा, यार ये वो जो फुटेज। टी रूम में डिस्कशन हुई और डिलिब्रेशन, अगर किसी ने डिटेल जजमेंट में वो लिख दी कि जो वो 9 में से 5 बने, हाँ, एंटी रूम, मतलब वो कि एंटी वो रूम मैं के अंदर जो गुफ्तो शुनीद चाहे हुई, खाना- हाँ, जिसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूट करने का फैसला हुआ। जी जी, वो डिटेल वो जजमेंट मेरा ख्याल है कि वो लिखी जानी चाहिए, लिखनी वो तो चाहिए। लाजमी लिखी जानी चाहिए कि हुआ क्या था वहाँ पे। बगैर तो फिर आपको पता नहीं हाँ, चलेगा कि- अदरवाइज तो ये जुडिशल ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है, फिर तो ये सारे जज साहिबान जो है ना वो अपने आप को मशकूक करेंगे, जो भी 9 के 9 थे उस बेंच आज में। कोई लोग कह रहे थे जी तोशा खाना में, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, सियासतदान भी अब एलीट, ये जो कुछ किया है इन्होंने आज सामने आ गया। अब कब कोई ऐसी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आएगी कि सारे जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं उनके एसेट जो हैं वो वेबसाइट पे हों, बिल्कुल, और फिर बिल्कुल जिन्होंने वेबसाइट जहाँ पे। से भी प्लाट लिया है, चाहे वो अपने मुलाजमीन की हाउसिंग सोसाइटी से 1 लाख रुपए की लेके मेंबरशिप जो है वो करोड़ 2 करोड़, कभी भी एक जज ने, रिटायर्ड जज ने 1.5 करोड़ का बेचा है, कहता है 20 लाख ना नुकसान हो गया जी। तो मतलब है कि वो ऐसे मामलात हैं। ये सियासत, वो आसमा जहांगीर मैडम कहती थी कि लोग भूल जाएंगे फिर। देखिए कयूम साहब, अब ये हम मानते हैं कि पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, हम मानते हैं ना, हर जगह ये कंट्रोवर्सी जब से पैदा हुई यही सुन रहे हैं, पॉलिटिशियन खा गए, लुट गए, मर गए। मज़ा तो ये ना कि ये ख़ास सेगमेंट नहीं है, सब है इस हमाम में नंगे, सबके लिस्ट आनी चाहिए, पता तो लगे ना कि कौम को किस चीज़, किसको, कयूम साहब, ये किस मुझे किस बताएं, इंस्टीट्यूशंस को ये क्या जो क्या मिला। तो प्लाट फिर इसका है। मतलब इमरान खान साहब जो कहते थे कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, ये ठीक है नासिर साहब? नहीं, लेकिन नहीं, तोहफा मेरी मर्जी वाली बात तो नहीं है ना लेकिन ये। कयूम साहब, मुझे ये बताएं जो D12 में प्लाट है वो पब्लिक अगर बेचा गया तो वो 6 करोड़ का 7 करोड़ का, वो अगर एक जज को गया है, वो गया है वहाँ, उसने फिर विजिट किया है और कहा कि नहीं करना ना दो, मतलब है वो, मुझे बताएं कि वो, और फिर ये हुआ कि ऐसा करो कि पता ना लगे कि क्रिएट किया गया, पार्क बना दो, पार्क याद है ऐसी चीजें हैं। कि अभी और- पार्क वो बना ज़मीन दें उसको, आपने- अच्छा, वो एक और उसके सामने पार्क बनाया गया छोटा सा, वो करके, और वो जो उसको- एम्प्लॉइज की हाउसिंग सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट की एम्प्लॉइज की हाउसिंग सोसाइटी, उसमें जो बैलेटिंग हुई है, बैलेटिंग में सारे जजेस मोहल्लेदार बन गए। वो कैसी बैलेटिंग है कि सारे यार जज, कंप्यूटर समझदार है हसनात साहब, तो ये फिर वो समझता है कि भाईजान ये बिल गेट्स का सॉफ्टवेयर है, ये इसमें हो सकता है। आप किस दुनिया में रहते हैं? ये बहुत हाई टेक टेक्नोलॉजी है। फिर ये हम जो तकरीबन 45 हेयरिंग सुन चुके अच्छा, हैं, ये छोड़ें ये यार। नैब लॉ अमेंडमेंट वाली। अभी सब ड्रामे ने यार, मैं तो मेरा तो एतबार ही उठता जा रहा है। नहीं, आप
मेरा तो कसम है खुदा दी बिल्कुल कंट्रीब्यूशन दी मेरा इस जुडिशल सिस्टम पे, इस सियासत की निज़ाम पे, ये हमारे मेरा तो नासिर साहब इस पे बिल्कुल एतबार रखता चला जा रहा है। यही बात है कि लोगों का फ्यूचर किसी के लिए अब कोई हमदर्दी नहीं है। कौन अगला दिन आपको क्या चीज़ दिखा दे। वो आप कहते हैं जी कि तोशा खाना में हमने कोई इलीगल काम नहीं किया, तो यार ये प्लाट वाला काम भी इलीगल तो नहीं है। अगर 1 लाख की मेंबरशिप लेके 2 करोड़ का प्लाट ले लिया गया है, वो अगर सरकारी तौर पे लिया जाता और देखना परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर ग्रेड 22 के जो ऑफिसर फेडरल एम्प्लॉइज हैं उनके 1 से करके 2 कर दिए गए थे। हाँ, वो 68 लाख का प्लाट और जिनसे जमीन लिया है और जिनसे छीनी है उनको कंपनसेट अभी तक कंपनसेट भी नहीं किया। लेकिन ये सारी अब दूसरी तरफ अब ये मुझे बताएं कि एक केस सुन रहे हैं, वो जो प्लाटों वाला केस सुन रहे हैं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट चैलेंज है कि यार इलीट कैप्चर है और जब 12 लाख पेंशन तनख्वाह मिल रही है तो हमें प्लाट क्यों मिल रहे हैं। यार उधर भी सुने, अब उस केस की भी सुन ले। मैं उस दिन हेयरिंग सुनी है, मैं हाई कोर्ट में तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो हाई कोर्ट ने ये किया कि पहले कहा जी रिवाइज पॉलिसी लेके आए, वो रिवाइज पॉलिसी लेके आए और फिर उसके बाद आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी 4 मेंबर बेंच की जजमेंट आई हुई है इसके ऊपर। हाई कोर्ट ने वो उस जजमेंट को रिविजिट कर दिया, उसके बरखिलाफ फैसले। तो अब खुद मतलब वो भी अब कानून की नज़र में सस्टेन नहीं करेगी आपस की बात है। बहुत उस जजमेंट के ऊपर भी एक सवाल उठ गए। हाँ, लेकिन जो जजेस ये फैसला देंगे मेरा ख्याल है फिर बेनिफिशियरी तो वो प्लाट नहीं लेंगे। अमूमन ये डॉन अखबार की एक रिपोर्ट आप आज थे, आप मामे लग दे यार, आप क्या कैसी बातें करते हैं यार। डॉन अखबार के एडिटर थे जफर साहब। अच्छा वापस आ जाए सहाफियों को प्लाट दिए, वो स्क्रूटनी कमेटी की, उन्होंने कहा मैं प्लाट खुद नहीं लेता क्योंकि ये फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाए। ठीक हो गया। अच्छा अब आप आ जाइए उधर आ जाए ना, जुडिशल कमीशन की जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या कुछ हो रहा है और ये इतनी जल्दी क्यों है एकदम से? आज तो बेंच का मूड भी बदला था। जब भी जेसीपी की मीटिंग आती है तो बेंच का मूड बड़ा गुडी नज़र आता है। आज भी कहते हैं बहुत अच्छी तरमीम है, प्ली बार्गेन और वॉलंटरी रिटर्न जो है उस हवाले से भी वो किया, वो दैट इज़ आल्सो वेरी गुड थिंग्स। आज तो अक्षय पांडे लड़के मैं तो देख रहा हूँ जब जस्टिस काजी फाइज साहब पे रेफरेंस चल रहा था ना, खोसर साहब ने 2 अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट की कराई थी। सिंध हाई कोर्ट की अहमद अली शेख साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर थे। दूसरे पेशावर हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करवाए थे, पेशावर हाई कोर्ट के वकार सेठ साहब भी थे और उस पर बड़ा शोर मचा था एक वकील का जिसका नाम ही ड्रॉप हो गया था। पार्लिमानी कमेटी ने अमजद शाह साहब ने AQS लाइव में किया था तो उनके खिलाफ वकार सेठ साहब ने जो कंटेम्प्ट का नोटिस। तो ये क्या कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान, ये आपको याद है पिछली दफ़ा जून जुलाई में जो है ये टेकअप हुआ था मामला सिंध हाई कोर्ट के जजेस का। मेजॉरिटी ने अपोज किया था कि नहीं ये नॉमिनेशन ठीक नहीं है। डिसाइड ये हुआ था कि समर वेकेशन के बाद टेकअप होगा, लेकिन समर वेकेशन क्या अब ये कब मार्च है, यानी 6 महीने लेट हो रहा है। अब टाइमिंग देखें ना कि जब आपके बकौल, हालांकि मेरे ख्याल में तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्टिव तब होगी जब कोई लिस्ट होगी या कोई कंप्लेंट फाइल होगी। कंप्लेंट ही नहीं रजिस्टर हो रही, उसका प्रोसेस हो रहा होगा या जो भी। लेकिन ये है कि उससे पहले आप अहमद अली शेख साहब की नॉमिनेशन हो रही हैं, उस पर भी कुछ लोगों के एतराज़ात हैं और फिर आपने पेशावर अहमद अली शेख साहब की नॉमिनेशंस हो रही हैं, क्या मतलब? उनकी नॉमिनीज को कंसिडर कर रही है जुडिशल कमीशन 16 तो जाहिर है वो तो अंडर द रूल्स जो है चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो कौन सी नॉमिनेशंस भेजेगा, किन लोगों के जज बनाने के नाम भेजेगा, वो तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है ना। जी मैं कह रहा हूँ कि वो 6 महीने बाद हो रही हैं। अब एक और इतला ये आ रही है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में वर्किंग चल रही है, वहाँ भी अमीर भट्टी साहब भी कोई लिस्ट बना रहे थे, उनका भी अभी नहीं है। पेशावर में मसला ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद 30 मार्च को रिटायर हो रहे हैं और अगले दिन और सीनियर पीने जज। और बदकिस्मती इनकी ये है कि इनका नाम जुडिशल कमीशन में एक आया था एक दफ़ा और फिर उनके बाद जो है वो फिर दूसरी दफ़ा नाम उनका नहीं आया था ना जुडिशल कमीशन में। हाँ। तो रशीद साहब का नाम ड्रॉप हो गया। रूल अमीन भी 31 मार्च यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वो निकल जाएंगे, अमीर भट्टी साहब बन जाएंगे। इतला ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की अपॉइंटमेंट पे भी डिलिब्रेशन शुरू हो रही है और इस दफ़ा में भी इतला ये भी है कि कोई सीनियर जज को ही, क्योंकि उधर सरमद साहब ने वो क्या नाम था वो जो 6 नंबर पे सिंध हाई कोर्ट के जज थे, वो जिनको 2 दफ़ा नाम उनका शफी सिद्दीकी साहब। हाँ। उनका नाम नहीं, उन्होंने कहा जी सीनियर को लाएं, वो अकील अब्बासी उनसे बेटर है। सरमद साहब नहीं मान। तो अब इतला ये है कि अहमद अली शेख चीफ जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस अकील अब्बास, इनमें से एक का नाम में भी, हालांकि मुझे नहीं, जब तक नाम आए नहीं तो हम कह
पेशावर से, क्योंकि पेशावर के कुछ जजेस पेशावर हाई कोर्ट के एक वफ्द आया था, उसने कहा जी कि 2018 से कोई पेशावर हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं ला रहे, 8 आपने पंजाब के लाए हुए हैं और पंजाब रिप्रेजेंटेशन छोटे सूबों की कम है। तो अब यह है कि लाना होगा एक जज पेशावर हाई कोर्ट का। अब पेशावर हाई कोर्ट का जो जज है कैसर रशीद साहब रिटायर हो रहे हैं, उनको मे भी ना रूल अमीन उनमें से कोई आ जाए। अब उसके बाद मुसरत अलाली चीफ जस्टिस बनेगी। 30 से पहले होती है मीटिंग। अच्छा, वहाँ एक जो है वो इश्तियाक इब्राहिम हैं कि क्या, जो चौथे नंबर पे, यानी वो 1 अप्रैल से वो 3रे नंबर पे होंगे। उनका नाम था कि जी वो क्रिमिनल बड़ी जानते हैं ये वो, तो उनको लाया जाए जी, बड़े वो अच्छे हैं और बड़ी उनकी अच्छी रेपुटेशन है। बाद में देखी उनकी डेट ऑफ बर्थ, तो वो उन्होंने क्यूम साहब यहाँ आए तो 2035 तक होंगे, तो 2032 तक उन्होंने उधर होना है, तो वो तो चीफ जस्टिस बन जाएंगे छोटे सूबे के 3 साल के लिए। आमिर फारूक साहब बीच में, फिर मैं फिर क्या हुआ? नहीं, वो फिर कैसे इतना लाए? फिर चिरागों में रोशनी ना रही। अच्छा नासिर साहब, ये बताएं आप मुझे कि ये जुडिशल पॉलिटिक्स वाकई ठीक है? आपको पता है एक और भी वो चल रहा था किसी जज को लाने ना लाने के हवाले से। देखिए, पॉलिटिक्स जो है, जुडिशल पॉलिटिक्स जो है ना, ये इससे अवाम में कॉन्फिडेंस तो ख़राब होता है, एरोड होता है। ये कोई इतनी ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए, एक इंस्टीट्यूशन है सिटाडेल ऑफ। अच्छा, वैसे ही मुझे याद आ गई, वैसे एक बात याद आ गई, काजी मोहम्मद अमीन साहब जो थे, आपको पता है वो वकील के कोटे पे आए थे? ये पता है आपको इस बात का? उनकी एनरोलमेंट नहीं हुई। वाहिद सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील की अपॉइंटमेंट है जो कि उनकी एज ए वकील हुई है। पता है आपको इस बात का? उस पे सुना है कि, अब मैं क्या कहूँ, एक जज थे उनके मुखालिफ, उन्होंने एक वकील को कहा भी था कि अपॉइंटमेंट चैलेंज करें इनकी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी नहीं होगी। फिर वो भी उनका एक अपनी दास्तान है कि रिटायर तो बाद थानू एडाक बनाएंगे, तो ये वो भी नहीं हुआ। काजी साहब के, हालांकि वो मामले में उन्होंने डिसमिस की थी ना, वो उन 4 जजेस में थे। उनका ये है कि उनकी एनरोलमेंट नहीं रिस्टोर हुई थी। हाई कोर्ट में जब वो रिटायर हुए तो वो कैसे कोटा ना, उधर से रिटायर हो चुके थे, यहाँ एनरोलमेंट रिस्टोर नहीं हुई थी। नासिर साहब ये देखें, ये अब आसिफ सईद खोसा साहब के दौर के अंदर ये हुआ था, जब हमारे चीफ जस्टिस ऐसे होंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट के अंदर डंडी मारते हैं। नहीं, फिर आप ये ना क्या करें, तो आप डंडा क्यों नहीं मारते यार ऐसी अदलिया को? आप फिर पार्लियामेंट को क्वेश्चन ना करें ना। फिर देखें, आप जब जुडिशल पॉलिटिक्स हो रही हो और इस तरह की हो रही है और ग्लेयरिंग हो रही हो, जिस पे लोगों का ट्रस्ट ख़राब होता हो और लोग उंगलियां उठाते हो, तो फिर आप पॉलिटिशियंस को नहीं कह सकते ना। फिर पॉलिटिशियंस तो मुझे तो वो फिर इनोसेंट लगते हैं। हर चीज़ पे आप देखें, हर बात पे ऑब्जर्वेशंस में जो भी चीज़ आ रही है, पार्लियामेंट का रगड़ा लग रहा है। जब से हमने होश संभाला है, पॉलिटिशियन ही करप्ट है और तो कोई करप्ट ही नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना। ये चीज़ें जो हैं, फर्ज करें नासिर साहब, ये जो डिटेल्स आई थी ये सारी, यहाँ पे मुज़ाहिर नकवी की जगह लिखा होता शहबाज शरीफ, फिर क्या होता? इस वक्त लग चुका होता केस। और मेरे ख्याल में हम रोज़ाना इधर खबरें चल रही होती ठकाठक रोज़ाना, और उसमें रिपोर्ट्स फारिग हो रही होती थी, और रोज़ाना जो है ना एक नया एंगल के साथ एक खबर आ रही होती। शरह दस्तूर से कि पैमरा ने जो कहा है कि जजेस का कंडक्ट, ये खुद ही कहा है या किसी ने कोई इंस्ट्रक्शन दी है उनको इनफॉर्मली? पता नहीं जी। बहरहाल शरह दस्तूर से एक लाइफ से अब्दुल करीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।